हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ स्टोइशियोमेट्री। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने बहुत ही बेसिक को पढ़ा था। हमने मास ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि मास ऑफ एटम जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता चल जाए किसी एटम के अंदर कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो हम उसका एटम का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड 30 एलिमेंट्स तक आप सबको मास नंबर पता होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सभी एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा जो होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसका क्या मतलब है कि हमें मास चाहिए सिर्फ एक सिंगल एटम का, और वो मास भी जो हमने निकाला है वो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ सिंगल प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने उसका मास मान लिया 1 म्यू। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एक प्रोटॉन के लिए मास 1 म्यू मान रहे हैं, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्योंकि मास अप्रॉक्स सेम होता है, तो हीलियम एटम में हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 + 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 म्यू हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम लिथियम एटम का मास देखें तो हमारे पास वहाँ पे 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए 3 + 4 हमारे पास 7 म्यू आ गया। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम एटम का देखें तो हमारे पास 4 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ही लिथियम एटम का जो मास आ गया वो आ गया 9 म्यू। तो ये हम जो भी मास निकाल रहे हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हैं, हमने उसको 1 म्यू मान लिया है। तो ऐसे ही आपको सारे एटम्स का मास निकालना है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के एटम का मास पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट कहाँ आया था, जब हमने क्लोरीन एटम का मास देखा। क्लोरीन एटम के पास 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जिसका अगर हम सम करें तो उसका सम आता है 35। बट हमारे पास जो मास ऑफ क्लोरीन एटम होता है वो होता है 35.5 म्यू। इट मीन्स वो दिस टाइम हैवियर है हाइड्रोजन एटम से। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम यही कह रहे थे कि हमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर का सम करना है एंड हमें मास नंबर मिल जाएगा। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से हमारे पास कहानी आती है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं ना, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। अब क्योंकि हम सबको पता है कि अगर दो एटम्स सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर वो तो सेम होंगे ही। तो उनका मास नंबर कैसे डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बिकॉज उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे इसीलिए वो आइसोटॉप्स कहलाए जाएंगे। तो हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन एटम के, एंड वो कौन से होते हैं, हमारे पास एक क्लोरीन होता है जिसका मास नंबर होता है 35, बिकॉज उसके अंदर 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड हमारे पास दूसरा जो आइसोटोप है क्लोरीन का वो होता है विद मास नंबर 37, जिसके अंदर प्रोटॉन्स तो 17 ही होते हैं बट हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो इन 2 आइसोटॉप्स से अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो मास है क्लोरीन एटम का वो 35.5 कैसे आ गया। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जानने के लिए सबसे पहले हमें उनका अबंडेंस देखना पड़ेगा, उनके 2 आइसोटॉप्स का अबंडेंस देखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन एटम के, तो उनका जो अबंडेंस होता है, अबंडेंस मतलब कि उनका जो रेशो होता है या फिर जो परसेंटेज होता है उनके प्रेजेंट होने का, तो वो हम 2 तरीक़ों से देखते हैं अबंडेंस। ये या तो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशो, ठीक है, या फिर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपको जो क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो मैं आपको दोनों बता रही हूँ कि आपको दोनों कैसे करने हैं, रेशो वाला भी एंड परसेंटेज वाला। तो इनका जो रेशो होता है वो होता है 3:1 एंड जो परसेंटेज होता है वो होता है 75% एंड 25%। तो सबसे पहले हम रेशो वाला कैलकुलेट करते हैं कि रेशो से हमारा जो एटॉमिक मास है वो 35.5 कैसे आया। तो जो 3 रेशो है वो हम बोल रहे हैं 35 मास नंबर वाले के लिए, एंड जो 1 बोल रहे हैं वो 37 वाले के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि आप ये अज्यूम कर लो कि उस रेशो का जो सम है
उतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है दोनों आइसोटॉप्स के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल क्लोरीन एटम कितने हो गए, वो हो गए हमारे पास 4, जिसमें से 3 क्लोरीन एटम्स का मास कितना है 35 म्यू, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो 3 में है। एंड 1 क्लोरीन एटम का जो मास है वो हमारे पास कितना है 37 म्यू। तो यहाँ से अब हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास है, तो ऐसे में अगर हमें टोटल उनका मास लेना होता है तो हमें एवरेज करना पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज मास हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज 3 एटम्स का मास 35 है एंड 1 एटम का मास 37 है एंड टोटल एटम्स कितने हैं 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास निकल के आ जाएगा 35.5 म्यू सी। तो ऐसे हमारे पास मास आ रहा है। इट मीन्स हमने क्या किया है, जो हमारे पास आइसोटॉप्स हैं उनका हमने एवरेज ले लिया है, ठीक है। तो उन एवरेज का मास हमें 35.5 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर हम परसेंटेज का केस देखें तो परसेंटेज के अंदर हमें पता है कि जो होता है वो 100 के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम मान के चल लेते हैं कि लेट क्लोरीन एटम्स कितने हैं हमारे पास 100 हैं टोटल, एंड उसके अंदर जो 75 क्लोरीन एटम्स हैं, तो उन 75 क्लोरीन एटम्स का जो मास है हमारे पास वो 35 म्यू है। एंड जो रेस्ट जो 25 क्लोरीन एटम्स हैं हमारे पास, उसका जो मास है वो 37 म्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी एवरेज हमारा मास लें तो एवरेज मास हम कैसे लेंगे, हमारे पास 75 एटम्स हैं जिसका मास है 35, ठीक है, एंड हमारे पास 25 एटम्स हैं जिनका मास है 37 एंड टोटल एटम्स हमारे पास कितने हैं 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 35.5 म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि चाहे हमारे पास रेशियो में हमें गिवन हो अबंडेंस या फिर हमें परसेंटेज में अबंडेंस गिवन, बट दोनों ही केस में हम अपना मास निकाल सकते हैं जो कि हमारे आइसोटॉप्स का मास का एवरेज होगा, ठीक है। बस हमें करना क्या है, रेशियो वाले में जो भी रेशियो गिवन है उसका सम करके हमें उतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स मानना है। एंड अगर हमें परसेंटेज गिवन है तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर हमें टोटल 100 मानना है, बट जिसका जो परसेंटेज दिया है उतने ही एटम्स मान लेने हैं उस आइसोटॉप के। यहाँ पे जनरली बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम इन आइसोटॉप्स की बात ही क्यों कर रहे हैं, हम तो एक क्लोरीन एटम का मास बोलना चाह रहे हैं ना, हम तो 35 वाले क्लोरीन एटम का मास बोलना चाहते हैं, तो हम क्यों इतना आइसोटॉप्स क्यों ले रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मान लो हमारे पास एक बॉक्स है एंड उस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उस बॉक्स के अंदर जो क्लोरीन गैस है वो हमेशा 35 Cl वाली होगी। वो हमेशा ही क्या होगा, उनके दोनों आइसोटॉप्स का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर 35 क्लोरीन वाला भी होगा एंड 37 क्लोरीन भी होगा, एंड देयर इज़ नो मेथड कि आप इन दोनों को सेपरेट कर पाओ, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप इनको सेपरेट कर लो और फिर आप ये बोल दो कि हमें तो या तो 35 वाले का लेना है या फिर 37 वाले का लेना है। तो जब आप कभी भी क्लोरीन गैस को, इनके दोनों आइसोटॉप्स को सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो जब भी आप इनका मास कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपको एवरेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के ही मास को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ये मत सोचना कि हम आइसोटॉप्स क्यों ले रहे हैं। तो आई होप ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। अगर हमारा अबंडेंस परसेंटेज में दिया हो तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अबंडेंस ऑफ वन आइसोटॉप, कितना अबंडेंस है, इनटू उस अबंडेंस का मास कितना है, प्लस अबंडेंस ऑफ अनदर आइसोटोप एंड उस आइसोटोप का मास कितना है, इसको ऐड करना है एंड देन डिवाइड करना है 100 से। तो हमारा एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। और ये कब निकालते हैं, ये हम निकालते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आइसोटोप्स के मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब से अगर कोई भी आपसे पूछे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों है, क्योंकि मास तो जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और वो तो पूरे होते हैं, है ना। तो फिर अगर कोई पूछ रहा है कि आपका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों आया, तो उनको बता देना क्योंकि ये आइसोटॉप्स के मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उनका एवरेज मास लेना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल मास निकल कर आ जाता है।
तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जनरली आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने एक मास स्पेक्ट्रम लिया कार्बन का एंड उसने ये शो किया कि 98.892% ऑफ कार्बन एटम, इतना अबंडेंस ऑफ कार्बन है जिसका मास 12 AMU है। ठीक है, एंड हमारे पास इतना अबंडेंस ऑफ कार्बन है जिसका मास दिस मच AMU है। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही पता चला ना कि हमारे पास 2 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है जिसके अंदर दोनों का अबंडेंस दिया हुआ है एंड दोनों का मास दिया हुआ है। तो वो हमसे एटॉमिक वेट पूछ रहे हैं नेचुरली अकरिंग कार्बन का। तो अगर हमारे पास एक कोई कार्बन है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स हैं तो उनका एटॉमिक वेट क्या होगा, उनका एवरेज होगा ना। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम आइडिया से वो क्वेश्चन करेंगे कि हम क्या सबसे पहले करेंगे कि लेट टोटल कार्बन एटम हमारे पास कितने हैं, 100। ठीक है, तो उसमें से 98.892 कार्बन जो एटम्स हैं उनका मास कितना है हमारे पास, 12 AMU। एंड हमारे पास 1.108 कार्बन एटम्स जो हैं उनका मास कितना है हमारे पास, 13 AMU। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारा एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज हमारे पास कैसे आ जाएगा कि हमारे पास 98.892 कार्बन एटम्स हैं जिनका मास है 12। ठीक है, और प्लस करेंगे कि हमारे पास 1.108 कार्बन एटम्स हैं जिनका मास है 13। तो टोटल एटम्स हमारे पास कितने हैं, 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.01। ठीक है, तो इतना AMU हमारा मास हो गया नेचुरली अकरिंग कार्बन का। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो हमने बिल्कुल सेम कंसेप्ट से ये क्वेश्चन किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 2 आइसोटॉप्स हैं किसी भी रैंडम एलिमेंट के एंड उसका एटॉमिक मास है Z। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने के लिए वो ये है कि उन्होंने ये जो Z एटॉमिक मास लिखा है वो किसी एक पर्टिकुलर आइसोटॉप का नहीं लिखा है, उन्होंने उस पूरे एलिमेंट का लिखा है। ठीक है, मतलब उस मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स का लिखा है। तो इट मीन्स ये जो उन्होंने मास दे दिया है वो ऑलरेडी इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास ही दिया है। ठीक है, तो ये क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स जो बताए उसका मास दिया है एंड मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स का मास तो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ग्रेट। उसके बाद ही हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हैवियर वन आइसोटॉप है उसका मास है Z+2 एंड जो लाइटर आइसोटॉप है उसका जो मास है वो है Z-1। तो हमें क्या निकालना है, हमें अबंडेंस निकालना है लाइटर वाले का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो लाइटर आइसोटॉप है उसका अबंडेंस हम लेट कर लेते हैं कि X% है। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है तो हम कुछ भी X लेट कर सकते हैं, तो हमने X लेट कर लिया। तो अगर लाइटर आइसोटॉप का X है तो हैवियर आइसोटॉप का कितना हो जाएगा, 100 - X, क्योंकि टोटल अबंडेंस तो 100 ही होगा ना। तो अगर एक का X है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 100 - X। ठीक है, तो अगेन अपना वही हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा एवरेज मास तो हमें पता ही है Z है, हमारे पास लाइटर आइसोटॉप का अबंडेंस कितना है, X% है ना, एंड उसका जो मास है वो कितना है, Z-1, एंड जो हैवियर वाला है उसका अबंडेंस कितना है, 100 - X, एंड उसका मास कितना है, Z+2, एंड टोटल एटम्स हमारे पास कितने हैं, 100। ग्रेट। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, आई होप आप सबको आती ही है। तो ये हमने यहाँ पे इसको, ठीक है, तो हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x = 100 एंड यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 66.6%। तो हमने यहाँ पे हमारा अबंडेंस निकाल लिया है लाइटर एलिमेंट का, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर A। ग्रेट। तो सब कुछ वही था, बस यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमें एवरेज एटॉमिक मास मिला हुआ था एंड हमें अबंडेंस निकालना था। तो ऐसे ही सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमने क्या किया था, जिसका अबंडेंस हमें निकालना है उसको x मान लो और दूसरे वाले को 100 - X, एंड देन बाकी सब तो हमने सेम ही किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।
तो ये अब हम आ गए हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के पास। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जिसके 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। एंड उन 3 आइसोटॉप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मेंशन है, ये ध्यान रखना, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेंशन है। एंड उसमें से किसी एक आइसोटॉप का हमें अबंडेंस मेंशन है विच इज़ 90%, ठीक है। एंड हमें बाकी दोनों का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। एक आइसोटॉप का अबंडेंस मेंशन है, बाकी 2 आइसोटॉप्स का अबंडेंस हमें निकालना है। एंड जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें मेंशन है 16.12। देखो इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी खुद से कि अगर वो किसी आइसोटॉप का मास नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम का बोल रहे हैं, इट मीन्स वो मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स का मास बोल रहे हैं, जो कि एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन्स की बात की है, बट जब हम मास जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने सारे आइसोटॉप्स का मास निकाल लिया है, जो कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम होता है। तो जिस आइसोटॉप के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन 16 मास हो जाएगा, ठीक है, 16 म्यू मास हो जाएगा। एंड जिस आइसोटॉप के अंदर 9 न्यूट्रॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन्स प्लस 9 न्यूट्रॉन्स 17 म्यू हो जाएगा। एंड जिस आइसोटॉप के अंदर 10 न्यूट्रॉन्स हैं तो 8 प्लस 10 18 म्यू हमारा मास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हमारे सारे आइसोटॉप्स का मास निकाल लिया है। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट करना है कि हमारे बाकी 2 जो आइसोटॉप्स हैं उनका अबंडेंस क्या है, क्योंकि जो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन वाला आइसोटॉप है उसका अबंडेंस ऑलरेडी 90% मेंशन है। तो सेकंड आइसोटॉप का अबंडेंस हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। तो थर्ड आइसोटॉप जो है हमारे पास उसका अबंडेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 माइनस एक्स, बिकॉज 100 हमारे पास टोटल अबंडेंस है, 90 फर्स्ट आइसोटॉप वाले का है, एंड एक्स जो है हमारा वो सेकेंड आइसोटॉप का है। तो जो थर्ड आइसोटॉप का होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 माइनस एक्स, तो जो कि निकल के आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमने सबका अबंडेंस हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, नेचुरली जैसे हम सारे क्वेश्चंस के अंदर कर रहे थे वैसे हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें पता है, जो कि हमें पता है 16.12, ग्रेट। एंड जो 8 न्यूट्रॉन वाला आइसोटोप है उसका अबंडेंस ऑलरेडी हमें पता है 90 है, एंड उसका जो मास है वो है 16। एंड देन सेकंड जो आइसोटोप है उसका अबंडेंस है x एंड उसका मास है 17। एंड जो थर्ड हमारा जो आइसोटोप है उसका अबंडेंस हमारे पास कितना है, 10 माइनस एक्स, एंड उसका जो मास है वो है 18। एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारा 100 से, ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो है वो 100 है। टोटल एटम्स जो हम मान रहे हैं, आइसोटॉप जो मान रहे हैं वो हम 100 मान रहे हैं। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ऑलरेडी आपको। तो हमारा जो x निकल कर आ गया है वो 8% आ गया है। इट मीन्स जो हमारा सेकेंड आइसोटॉप था उसका हमारे पास अबंडेंस आ गया विच इज़ 8%। तो ऐसे ही हम हमारे थर्ड आइसोटॉप का अबंडेंस निकाल लेंगे। तो थर्ड आइसोटॉप का अबंडेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा 10 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे हमारे पास 3 आइसोटॉप्स थे। तो यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल टाइप्स जो हैं आइसोटॉप्स के क्वेश्चंस के वो हमने कर लिए हैं। तो अब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है क्यूरियस केमिस्ट्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे पेज है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। मैं 100% आपके सारे प्रॉब्लम्स को आंसर करूँगी। तो अब तक की वीडियो में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।